Unacademy. Let's crack it. जस्ट गिव मी अ क्विक थम्स अप ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप लोगों तक आवाज वीडियो परफेक्टली पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ओके ओके चलो सर, कोई सूर्या सर की मैं आप सारा बता दूंगा अर्चना जी। आज की क्लास में आपकी सारी बातों का डिस्कशन है जो हो जाएगा, निश्चित रहिए। पहले जो मैं याद करके आया हूं मैं फटाफट बता देता हूं वरना मैं भूल जाऊंगा। मेरी आवाज एकदम क्लियर है? मेरी आवाज एकदम अच्छे से आप लोगों को सुनाई दे रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? वेरी गुड। ओके चलो भाई, ठीक है टीम, थैंक यू सो मच। नाउ अब अपन क्या करते हैं, हमारे मेन सेगमेंट को स्टार्ट है जो करते हैं। देखिए जेलो को लेकर, इसके क्लास शेड्यूल को लेकर मैं आपको सारी बात यहाँ पर स्पेसिफाइड कर देता हूँ कि किस तरीके से जो है कौन कौन सा शेड्यूल चल रहा है। अभी 2 क्लासेस आपके चल रही है। 12-15 पे सूर्या सर की क्लास है। आपने जिस जेलो कोर्स को एनरोल किया है उसी के अंदर प्लानर में 12-15 जो है आफ्टरनून टाइम के अंदर आपकी लैंग्वेज की क्लास चल रही है। अनूप सर की, अपूर्वा मैम की और शुक्ला सर की तीनों की क्लासेस आपके 20th से पहले स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अपूर्वा मैम का 22nd से स्टार्ट होगा और 20th, क्योंकि देखो अब धीरे धीरे हम लोग संडे को भी कवर करेंगे। ये तो पहला संडे था और क्लास के बैच का स्टार्टिंग पॉइंट था, इसलिए हमने उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। लेकिन आगे आगे है जो हम क्या करेंगे, संडे का माहौल जो वो भी कवर करने वाले हैं। ओके, नहीं प्लानर में इंग्लिश आई थिंक शो हो रहा है सर्विश जी। भाई आप में से कितने कैंडिडेट ने इंग्लिश की क्लास अटेंड की आज वाली, बताइए। प्लानर में मैंने देखा है, जस्ट मैंने खुद अभी पर्सनली चेक किया है, उसके अंदर इंग्लिश का शेड्यूल शो हो रहा है। तो देखो ये जो कैंडिडेट अटेंड करके आए हैं इसका मतलब शो तो हो रहा है तभी तो अटेंड किया, वरना वो अटेंड कैसे करते, समझ गए रमेश बाबू। ओके, यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ कुछ कैंडिडेट ने रेज हैंड भी कर रखा है, अरविंद जी, अभिषेक जी। अगर कुछ अर्जेंट नहीं है तो वी विल कनेक्ट एट द एंड ऑफ द क्लास। चलो भाई, शिवानी जी हिंदी की भी आपके जो है 20th से पहले स्टार्ट हो जाएगा। एक भी क्लास आपके ऐसी नहीं रहेगी जो आपके मिस हो जाएगी, डोंट वरी, पूरी की पूरी क्लासेस होने वाली है। और इनफैक्ट समय भी बढ़ाने का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेशन अलग से प्लान कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेशन अलग से प्लान कर रहे हैं। मतलब क्लास के अलावा भी आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस का पार्ट रहेगा, ताकि आप लोग क्या कर सके, अपना जो लैंग्वेज का पोर्शन है उसको बढ़िया से स्ट्रॉन्ग है जो कर सके, ठीक है जी। चलो अब करें शुरू, थैंक यू सो मच। नाउ देखो हमारे पास में सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपका पेपर 1। मैंने आपको पहले भी कहा था, वापस रिकॉल करवा देता हूं कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्पेसिफिकली जिस बात का ऑब्जर्वेशन किया था वो ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहने को तो 22 पार्ट्स है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं 2019 के जेलो पेपर की बात करूं तो उसमें से लगभग आपके पेपर 1 का 95% जो पोर्शन है वो लिमिटेड टॉपिक से पूछा गया था। लिमिटेड टॉपिक कौन कौन से? लिमिटेड टॉपिक यानी कि जैसे आपकी प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके अलावा आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट का स्टेटस, और जो सबसे लास्ट में आपके कमेंसमेंट वाला पार्ट दे रखा है वो। रत्ना जी मेरे ख्याल से वीडियो एकदम क्लियर है, आप सभी लोगों को वीडियो एकदम अच्छे से आएगा ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना आ रही है जी? जस्ट मुझे बता दीजिए कि एवरीथिंग इज क्लियर है। ओके, अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि उसका वीडियो क्लियर नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि अच्छे से आ रहा है, तो आपका एक मैसेज उस कैंडिडेट को क्लैरिफाई कर देगा कि भैया प्रॉब्लम उसके पार्ट पर है, ठीक है। चलिए जी, ओके, थैंक यू सो मच। नाउ अब बात करते हैं अपन कि कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत कहां से करने वाले हैं और एंडिंग कहां से होने वाली है। देखो मैं आप लोगों को जो बेसिक चीजें हैं वो पहले बताऊंगा। बेसिक चीजें यानी कि जो आपके लिए आसान हो सकती है रिकॉल करना, वो आपके लिए बड़ी इजीली वे में हो जाएगा। और बाकी का जो सेगमेंट है उनको थोड़ा सा अपन लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे। मेरा ये मानना है कि फंडामेंटल राइट्स को मैं आपके बीच में थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड ऑब्जर्व करवाऊं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वर्ड टू वर्ड ऑब्जर्व करो, थोड़ा स्पीड रहेगा लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको वर्ड टू वर्ड जैसे हम रेगुलर क्लास के अंदर पढ़ते हैं उस तरीके से उसको समझें, क्योंकि उसके अंदर से जो है कई सारे पॉइंट है जो बन सकते हैं। हाँ निदा जी, इंपॉर्टेंट टिक कराने वाला काम है ना वो लास्ट का भी नहीं है। अब हमारा मामला जो है वो जुडिशरी और जेलों के लेवल का है, तो इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन जो टिकिंग करने का मामला है वो लास्ट में डील जो करेंगे, ठीक है। ओके चलो जी, तो अब आ जाते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं, और वो है देखो 2019 में तो नहीं पूछा गया, लेकिन 2013 का जो आपका जेलो एग्जाम था ना उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली पार्लियामेंट के अंदर से आपके स्टेट लेजिस्लेचर से कुछ आर्टिकल वगैरह पूछ लिए थे।
ज्यादा गहराई की बात तो उन्होंने नहीं पूछी, बेसिक चीजें पूछ ली कि बताओ भाई इनको जो है ओथ कौन दिलाता है, ओथ यानी कि होता है शपथ वगैरह, तो इनको ओथ है जो कौन दिलाता है वगैरह वगैरह। देखो शिखा जी और आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप क्लास में आते हो मुझे एक बात बताओ, जब आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ा करते थे तो ऐसे होता था कि क्लास के जो टीचर साहब है वो आगे पढ़ाना स्टार्ट कर दिए और अचानक हमने बीच में हाथ खड़ा कर दिया, अरे सर वो आपने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ा देते, बस मेरा वही पॉइंट वीक है, अरे सर आप इमरजेंसी का प्रोविजन पढ़ा दे, ऐसा करते थे क्या? नहीं ना। सो बी पोलाइट एंड बी वेरी मैच्योर इन दिस क्लास। एक एक टॉपिक होगा, टॉपिक एक भी नहीं छूटेगा। देखो भरोसा आपको रखना पड़ेगा। आप में से कई कैंडिडेट्स के मन मस्तिष्क से ये चल रहा है कि अरे यार ऑनलाइन का कोर्स ले लिया, पता नहीं कोर्स पूरा होगा कि नहीं होगा, हैं पैसे डूब गए तो। नहीं डूबेंगे, नहीं डूबेंगे, विश्वास रखिए। इतने सालों से जो चीज चली आ रही है वो अच्छे से आपके लिए भी कंप्लीट होगी और क्लास के एंड में आप खुद कहोगे सर वी आर सेटिस्फाइड। ठीक है, नाउ सो डोंट वरी। आइए अब यहां पर बात करते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशन के उस पार्ट की जो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है लेकिन थोड़ा सा आसान भी है। पहले मुझे बताओ, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि संविधान के अंदर रेंज सबसे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके लिए। रेंज यानी कि कौन सा पार्ट कहां से शुरू होता है और कहां पे जाके खत्म होता है, कौन सा प्रोविजन जो है आपके कहां से शुरू होता है कहां से खत्म होता है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। तो आप में से कितने कैंडिडेट्स हैं जो रेंज को ऑब्जर्व करके आए हैं आज की क्लास के अंदर? देखो जे लोग इस रेगुलर बैच के अंदर मैं आपको डेली का डेली होमवर्क भी देने वाला हूं और वो होमवर्क आपको नेक्स्ट डे यानी कि डेली टारगेट होगा और डेली टारगेट आपको सेट करके आना है। ठीक है कोई ऐसा जो मुझे रेंज के बारे में ऑब्जर्वेशन करवा दे? एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू? रेज हैंड का ऑप्शन है आपके पास राइट साइड के अंदर, आपके पास राइट साइड में रेज हैंड का ऑप्शन है। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं आप में से कौन है जो मुझे क्या करवा दे, उसका एक बार रिकॉल है जो करवा दे। जिनकी फर्स्ट डे की क्लास है कोई बात नहीं, जो लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे उनसे पूछ रहा हूं। चलिए मैं यहाँ पर रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूं पुनीता जी को। पुनीता जी प्लीज कनेक्ट एंड लेट मी नो अबाउट द रेंज। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, ऑडिबल। ओके प्रोसीड, मुझे बताइए कौन कौन सी रेंज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्लीज प्रोसीड। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। सेकंड में सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 टू 35। ओके में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। ओके In part 5, the Union, Article 52 to 1, sorry, Part 4th A, Part 4th A में Fundamental Duties, Article 51A. In Part 5th, the Union, Article 52 to 151. Yes, sir, may I continue? Part 6, the state. नेट मुझे लग रहा है नेट आपका इंटरनेट स्टक। देखो इंटरनेट थोड़ा सा है ना स्ट्रांग रखो भाई, अपना इंटरनेट जो स्ट्रांग आपको रखना पड़ेगा ताकि जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन दें या जब भी आप कुछ सुने तो उसमें डिस्टर्बेंस है जो नहीं आए। राइट, ओके आई एम कनेक्टिंग एनी कैंडिडेट्स। ओके यस पद्मिनी जी बताइए, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की रेंज चाहिए। हमारे पास टोटल 1 से लेकर 22 तक के पार्ट्स आते हैं। अच्छा ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो नए इंसर्ट हो रखे हैं, बताओ भाई, ऐसे कौन कौन से पार्ट है जो नए इंसर्ट हो रखे हैं? गुड इवनिंग पद्मी जी, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बताइए चलिए। सर कॉन्स्टिट्यूशन की रेंज हमारी 22 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसका पार्ट 1 बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। सर एक सेकंड। पार्ट फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 to 35। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 36 to 51। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी, 51A आर्टिकल। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें? सर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ओरिजिनली जब संविधान बना था तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटी थी? सर 10 थी और अब एक और जुड़ गई थी इसमें। गलत जवाब, ओरिजिनल जब संविधान बना था तो एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी।
हमेशा याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। यस 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 सर, सॉरी सॉरी सर। ये गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम के अंदर। फंडामेंटल ड्यूटी 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ी गई थी, शुरुआत में 10 थी, फिर 1986 को 86 जो हमारा अमेंडमेंट था 2002 में जो आया था 86 अमेंडमेंट, उसके अंदर हमने एक और जोड़ दी, टोटल आज की तारीख में 11 है। अच्छा, उसके बाद पार्ट 5 सर, पार्ट 5 यूनियन, आर्टिकल 52 से 151। पार्ट कितने 6 चैप्टर है इसके अंदर? सर इसमें 5 में 5 है और 6 में 6 है। वेरी गुड, याद रखना 5 में 5 चैप्टर है और पार्ट 6 में 6 चैप्टर है। एवरीवन, 5 में 5 चैप्टर है और 6 में 6 चैप्टर है। यूनियन वाला जो पोर्शन है उसमें 5 चैप्टर होंगे और स्टेट वाला जो पोर्शन है उसमें 6 चैप्टर होंगे। कंफ्यूज मत होना, 5 में 5, 6 में 6, ठीक है। और सर पार्ट 6 कहां से कहां तक है? सर जी सर, पार्ट 6 कहां से कहां तक है? मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सर। पार्ट 6 से है हमारा 52 से 237, और फिर वेरी सेवेंथ है वो हमारा 7th अमेंडमेंट 1956 से वो रिपील हो गया था, और उसमें सेक्शन आर्टिकल है 238। उसके बाद ठीक। से आता है पार्ट 8 हमारा यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो 239 से उसमें 242 तक है। इसके बाद से Okay. पार्ट 9 आएगा हमारा, जो कि पंचायत के बारे में बताता है, 243 से 243 ओ। पार्ट 9A बताता है नगर पालिका के बारे में, 243 से लेके 243 पी, यह पी, और 243 जेड जी तक। फिर Okay. लास्ट में आता है सहकारी समिति, 243 से लेके 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक। ZT तक फिर आता है। वेरी गुड, ओके। एंड देन आफ्टर पार्ट 10 पार्ट 10 आता है सर ट्राइबल एरियाज के बारे में सर, 244 और 244 ए। फिर सर इसके आगे से हमारे कुछ रिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं जो यूनियन और स्टेट के होते हैं। सर पार्ट 11 बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और लेजिस्लेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव, बोलो लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ओके सर, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। लेजिस्लेटिव कहां से कहां तक है रेंज? सर 245 से 255, वेरी और गुड। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन 256 से लेके 263 तक। शाबाश। उसके बाद फाइनेंस रिलेशन पार्ट नंबर 12। हाँ, पार्ट 12 आता है फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड, 264 से लेके 264 260 264 से 300 ए तक। 300 ए प्रॉपर्टी का आर्टिकल है जो कि पहले किसी जमाने में फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 31 के तहत। उसको फिर हमने जी वहां सर, से और फिर 44th अमेंडमेंट 1978 में, और उसको आज की तारीख में हमने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना के रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है 13 आता है ट्रेड से रिलेटेड, 301 से लेके 307। फिर 14 आता है सर्विस रिलेटेड। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, 3 शब्द इस्तेमाल किए गए। कौन कौन से? ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, 3 शब्दों को इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जी उसके सर, बाद आपने, हाँ सर 14 आता है सर्विस रिलेशन से रिलेटेड, जो कि 208 से लेके और 323 आई थिंक 23। ठीक है। फिर उसके बाद से 14 हो गया। 15 आता है इलेक्शन से रिलेटेड, 220 वो, हाँ 224 334 324 से और 329 तक। फिर ठीक है, 16 इलेक्शन की आता जो है, प्रोविजन है वो आपके 324 से आपके 329 तक आ रहा है। हाँ पार्ट नंबर 14, ध्यान रखना आपकी जो वैकेंसी है जेलो वैकेंसी, उसका पूरा का पूरा जो मामला है ना वो यहीं से सेट होता है, पार्ट नंबर 14 से। याद रखेंगे इस बात को कि आपका जो पार्ट नंबर 14 है यानी कि सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, 308 से लेकर 323, तो ये आपका मामला यहीं से क्या होता है, कनेक्ट है जो होता है। अच्छा, इसके बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का कोई पार्ट नहीं आ रहा था? जी सर, और सर 14 का है सर, उसमें ट्रिब्यूनल वाला, उसमें 323 ए और बी दे रखा है सर। ओके, ये मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिखे हैं पद्मिनी जी। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9A, पार्ट नंबर 9B, पार्ट नंबर 14A। इन चारों के अलावा क्या और कोई आर्टिकल पार्ट है जो नया जोड़ा गया था? सर 4A। शाबाश, वेरी गुड। 4A जो है, देखो आप इसको लॉजिकली भी दिमाग में रख सकते हो, 4A और साथ साथ में 14A। एडमिनिस्ट्रेटिव कौन सा पार्ट था? सर एडमिनिस्ट्रेटिव का सर 11 वाला। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रिलेशन नहीं, वो
14A है सर। 14A है। अब आप लोग यहाँ पर एक बच्चों वाला लॉजिक लगा सकते हैं क्या, 4A और 14A दोनों में 4A 4 दिख रहा है, तो कई बार एग्जाम के अंदर थोड़ा सा ये चीज हिंट हमको हेल्प कर सकती है। 4A सर, नया पार्ट था, 14A नया पार्ट था, और 9A 9 भी तो है ही। इसके अलावा और कोई पार्ट नया इंसर्ट किया गया था? सर 4A 14A और 9A और ये वाला ही था सर। सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा सर। कोई बात नहीं, तो इन 5 के अलावा और कोई नया पार्ट इंसर्ट जो है मैं बता देता हूं, नहीं था। ठीक है, ये 5 ही पार्ट थे आपके। 4A सर मैं नोट कर लेता हूं यहाँ पर, आप भी उनको ऑब्जर्व कर लो। एक तो आपका पार्ट 4A ये आपके किससे कनेक्ट होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज से। उसके बाद में आपका जहाँ पे आ जाता है पार्ट नंबर 9, ये भी नया इंसर्ट हुआ था। मतलब इसको री इंसर्ट में क्यों कह रहा हूं, एक बार हमने संविधान के 7वें संशोधन से इसको पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है, हमने क्या किया था, पार्ट नंबर 9 को एक बार पूरा का पूरा खत्म है जो कर दिया था, फिर हमने वापस इसको लेकर आए पंचायत वाले प्रोविजन को, इसलिए इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है री इंसर्टेड। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, इंसर्ट। तो पार्ट नंबर 9 आपकी पंचायत के संबंध में ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखो तीन बातें सुन लो, एक होता है इंसर्ट करना यानी कि जोड़ना, ठीक है, एक होता है सब्स्टिट्यूट करना यानी कि पुराने वाले की जगह नए वाले को प्रतिस्थापित करना। शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापित करना। सब्स्टिट्यूट क्या, एक होता है रिपील्ड करना यानी कि उसको परमानेंटली क्या कर देना, खत्म है जो वहां से कर देना। ठीक, ये 3 शब्द होते हैं, 3 शब्दों के माध्यम से अमेंडमेंट जो है क्या किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नंबर 1 इंसर्ट, सब्स्टिट्यूट, रिपील। तो अब पार्ट नंबर 9 में क्या हुआ, पार्ट नंबर 9 को पहले तो हमने खत्म कर दिया, 7वें संशोधन के माध्यम से उसको खत्म कर दिया, और फिर वापस जो हम कौन सा लाए थे, 73rd अमेंडमेंट लाए थे। याद रखना इसके बारे में 2 फैक्ट, ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्या था पद्मिनी जी, 7th अमेंडमेंट से इसको एक बार खत्म कर दिया था, फिर हम वापस 73rd अमेंडमेंट लाए थे 1992 में। ओके, और उस दौरान इसको वापस हमने क्या किया, इंसर्ट है जो क्या। इसके अलावा पार्ट नंबर 9A ये लेटर स्टेज में इंसर्ट हुआ था, ये कब हुआ था, 74th अमेंडमेंट के तहत। फिर उसके बाद 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको हमने कब इंसर्ट किया था, 97। और ये तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि पार्ट नंबर 9B को पार्शियली, पूरा नहीं, पार्शियली सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। क्या किसी को जानकारी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो कौन सा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का? वेरी गुड सुरभि जी, केस था उसके तहत उसको क्या किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, लेकिन पूरा नहीं। आज भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद रखना, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आज भी एग्जिस्टेंस में है और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। 9B। उसके अलावा हमारे पास कौन सा पार्ट आ गया, पार्ट 48 जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कनेक्ट है, जो होता है। तो हम चेतावनी दे देता हूं, पार्ट 9 अगर आपसे पूछा जाए कि पार्ट 9 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एम आई ऑडिबल? पद्मी जी, कैन यू हियर मी? यस यस सर। ओके, हेलो। तो बाकी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम क्यों आ रही है? चलिए प्रोसीड करते हैं आगे अपन। तो मैं यहाँ पर आपसे कह रहा था कि जो पार्ट नंबर 9 है इसका जरूर ध्यान रखना आप लोग। क्या था, पार्ट नंबर 9 जो है वो डिलीट वापस हटा के हमने वापस जोड़ा था। ओके, चलिए उसके बाद पार्ट 9 भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में हो गया। 14 भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या अदर ट्रिब्यूनल के बारे में डील करता है। ठीक है, पार्ट 15 आपने क्लियर किया था, पार्ट 16 बताएं पद्मिनी जी। पार्ट 16 सर स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है, और सर इसकी रेंज है 330 से, और 330 से, हाँ 330 से 342A, और उसके बाद से हाँ फिर उसके बाद से 17 आता है जो लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, 343 से, और 360 और 351। फिर पार्ट 18 हाँ पहले पार्ट है जो खत्म होता है जब आप लोग 18 साल के हो जाते हो, घर वालों को टेंशन हो जाती है, घर वालों के ऊपर इमरजेंसी आ जाती है। जब आप लोग 18 के हो जाते हो 352 से 360 जवाब दे दोगे, पापा मैं अब बड़ा हो गया हूँ, इसलिए डोंट इंटरफेयर इन माय डिसीजन, मैं अपनी मर्जी से कोई भी कामकाज कर सकता हूँ। तो घर वालों पे इमरजेंसी कब आती है, जब आप लोग 18 के हो जाते हैं, यानी कि पार्ट नंबर 18 आपके इमरजेंसी में डील करता है। कहां से कहां तक है? 352 से 360 तक। आप 562 नहीं, 352 से 360। हाँ 352 से 360 तक। 360
फिर आपके आता है एक मिसलेनियस पार्ट, कहां से कहां तक है? 19 सर 361 से लेके और 367 तक। ठीक है। पार्ट 20? 20 अमेंडमेंट का है सर 368। 21? 21 सर टेम्पररी ट्रांजैक्शन और स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है। एक शब्द थ्री पार्ट 21 की हेडिंग अच्छे से बोलो। सर टेम्पररी ट्रांजैक्शन टेम्परेरी, स्पेशल, ट्रांजिशनल। तीसरा शब्द क्या है? ट्रांजिशनल। स्पेशल देखो, ट्रांजैक्शन। हेडिंग के मामलों में हम नंबर नहीं कटवाएंगे एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। जी किसी भी जी पार्ट की, किसी भी चैप्टर की हेडिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड के अंदर। पार्ट नंबर जी 21 में 3 चीजें आती है, टेम्परेरी प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन और तीसरा क्या है? ट्रांजिशनल प्रोविजन। ट्रांजिशनल प्रोविजन। संक्रमणकालीन, जो पहले से चला आ रहा था वो संविधान के लागू होने के बाद में भी चलता रहेगा जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बना लेती उस संबंध के अंदर। ठीक है, 3 शब्द है। कहां से कहां तक स्टार्ट होता है? 369 से लेकर 392 तक। 392 तक। 392 जी क्या है? 392 सर। देखो, कुछ एक आर्टिकल ऐसे होते हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? संविधान के लागू होने में अगर कोई डिफिकल्टी आए तो उसको रिमूव कर सकता है ना? जी सर। अच्छा, फिर लास्ट वाला पार्ट क्या था? 22? सर इसमें शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शाबाश, ठीक, कमेंसमेंट वेरी जी गुड। सर 393 से लेके सर 395 तक। कीप इट अप, बहुत सर बल्कि जी, सर आप सॉरी इसको सर। मत पूछना कि मैं आपको यहाँ पर डीमोरलाइज करने के लिए आपसे इतने सवाल जवाब कर नहीं रहा हूँ। मैं ये सर चाह एक रहा हूँ कि क्वेश्चन। हमारा विश्वास एक कॉन्फिडेंट लेवल को अचीव करे। प्लीज सर एक क्लैप बात फॉर बोल एवरीबॉडी, प्लीज क्लैप फॉर गुड। सर एक बात बोलनी है सर। यस, बताएं। सॉरी सर, मुझे मालूम है आज बहुत बहुत ज्यादा मेरे से मतलब दिक्कत हुई होंगी। एक्चुअली लाइट नहीं आ रही है, मैं छत पर हूँ, मुझे मंकी का डर लग रहा है वो काट ना जाए, मंकी भी है यहाँ पर, तो मैं छत पर आके मतलब बोल रही हूँ। बच्चा वाली वीडियो देखी है, पूरी गलियों में पानी भरा हुआ है, मैं जानता हूँ। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसी परिस्थिति के अंदर भी आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं कर रहे हो। और आपकी डेयरिंग को भी तारीफ करता हूँ कि पीछे बंदर खड़ा है या बैठा है, जो भी है, उसके बावजूद आप जो है क्लास में बोले जा रहे हो। दैट्स रियली सर अप्रिशिएबल। मुझे उसका बस यही डर लग रहा है वो आ ना जाए, आधा दिमाग मेरा उधर भी है। कोई बात नहीं, तो आप अंदर चले जाओ, ठीक है? बंदर आपको नहीं जी जी काटेगा, सर। बंदर को तो सर सॉरी सर, आज दिक्कत हुई होंगी सर, अरे इसलिए सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे देख लो, कन्या राशि बड़ी हिम्मत वाली है। वरना सोचो, मतलब तुम कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो और पीछे वो बंदर मामा खड़ा है जो कभी भी काट भी सकता है और कभी भी अपने खतरनाक नाखून से तुम्हारी बैंड भी बजा सकता है। तो बड़ा डेयरिंग का काम होता है ऐसे केस में। लेकिन चलो, अब मैं आप लोगों को थोड़ा जेलसी फील करवा देता हूं, थोड़ी द्वेष भाव की भावना जो है आपके मन में भर देता हूं। आई थिंक वॉइस सबको आ रहा है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, अब इन्होंने जिस तरीके से 22 पार्ट्स को ऑब्जर्व करवाया, 22 पार्ट्स को जिस तरीके से ऑब्जर्व करवाया, क्या उसी तरीके से आपको सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी है क्या? तो आपके लिए पहला चैलेंज है, जिन कैंडिडेट्स की आज पहली क्लास है, जिन्होंने फ्राइडे वाली क्लास अटेंड नहीं की, मैं उनको भी कह देता हूं, आप लोगों के लिए पहला चैलेंज है, मजाक मत समझ लेना जे लोगों। ये मत सोच लेना कि हम तो जुडिशरी के कैंडिडेट्स हैं, जेलो यूं निकाल देंगे। नहीं, ना तो हमारा ससुराल है, ना हमारा पियर है कि आपको आसानी से फटाक से निकाल देगा। नहीं, आपको पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा और जुडिशरी के जितना ही एफर्ट लगाना है। ठीक है? तो ये जो रेंज वाला मामला है, सबसे पहले ये आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सिविल प्रोसीजर कोड हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट की क्यों ना हो। ठीक है? हाँ जी सर, मेरा काम भी चेक कर लो। सुशील कुमार जी, अभी हम लोग जो है सीधी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, कामकाज को भी ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा फास्ट रिवीजन चल रहा है। वी विल टॉक अबाउट ऑन पर्टिकुलर कंटेंट। ठीक है, क्लास के एंड में अपन थोड़ा समय निकाल के जरूर करेंगे। सर आप बोलोगे वो करेंगे, वेरी गुड, तो करना ही। और मुझे भी आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप निराश नहीं करोगे, ना खुद को और ना मेरे को। ठीक है? देखो, तो आज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम 1 से लेकर एंड तक चले तो कितने पार्ट है? 22। लेकिन अगर मैं ऐसे चलूं जैसे 22 में से हमने कितने पार्ट डिलीट कर दिए? देखो, अगर मैं माइनस को, कौन कौन से पार्ट हट चुके हैं हमारे संविधान में, बताओ फटाफट। 22 में से कौन सा पार्ट हट चुका है? 7 है जो हट चुका है। और कौन सा हट चुका था? और कौन सा हट चुका था? 9। वेरी गुड, 9 जो है हट चुका था। ये तो 2 तो हो गए माइनस। ठीक है,
इन दो को हम क्या कर देंगे, माइनस है जो कर देंगे। 22 माइनस 1, पीछे कितना बच गया, पीछे आपके आ गया यहाँ पे 20। ठीक है, अब 20 में जोड़ते चले जाओ, कौन कौन से पार्ट जोड़ोगे यहाँ पर, देखो 22 के अंदर एक तो हमारे पास आ जाएगा पार्ट नंबर 4A, ये हमने जोड़ा नया। ठीक है, उसके बाद में कौन सा पार्ट जुड़ जाएगा, पार्ट नंबर 9 फिर से जोड़ दिया, फिर प्लस 9A हमने जोड़ा, प्लस 9B हमने जोड़ा, और प्लस 14A हमने जोड़ा। अब सभी का कितना बनता है, 1 का वेटेज है जो बनता है। ठीक है, तब आपकी गणित में उम्मीद करता हूं अच्छी होगी। 20 + 1 21, 22, 23, 24, 25। तो अगर आपसे पूछे कि संविधान में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, तो थोड़ा सा सवाल की लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना, सवाल की लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना। जैसे मान लो कि यहां पर टोटल संख्या कितनी जा रही है, तो संख्या टोटल आपके 25 जा रही है। ठीक है, संविधान के अंदर टोटल कितने हैं, 25 जो आपके पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब मैं इनकी हेडिंग भी लिख रहा हूं, देखो इस पार्ट को बोलते हैं अपन फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सारी बातें रिपीट नहीं करने वाला हूं मैं आपको क्लियर कर दूं, इसलिए क्लास के अंदर बोले गए हर शब्द को गौर करना। तो 4A हमारा फंडामेंटल ड्यूटी था। इसके बाद में 9th आपके क्या था, पंचायत वाला जो मामला होता है वो कनेक्ट होता है। फिर उसके बाद में आपके जो नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटी, वो यहाँ पे कनेक्ट होती है। फिर आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला, और लास्ट में आपके प्राधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल का जो मामला होता है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। ट्रिब्यूनल यानी कि एक तरीके से आपके अधिकरण की बात है जो यहाँ पर मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके सामने जितने भी अलग अलग पोर्शन है इनको आपको अच्छे तरीके से माइंड में सेट है जो करके रखना है। और इतना ही नहीं, एक काम आपको और करना पड़ेगा। वो काम आपको ये करना पड़ेगा कि कोई भी आपका स्पेसिफिक अगर प्रोविजो है, कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजो है, तो वो कौन से पढ़ा गया था ये भी आपको क्या जानकारी में होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ कि स्पेसिफिकली आपकी ये थ्री कौन सा ऐसे पार्ट है जो 42nd अमेंडमेंट से आए थे, बताइए। यहां पे इसको मैं हटा देता हूं। इनमें से दो ऐसे पार्ट हैं जो आपके 42nd अमेंडमेंट से एक तरीके से इंसर्ट है जो हुए थे। एक तो पार्ट 4A, वेरी गुड, शाबाश, यही मैं आपसे एक्सपेक्टेड जो कर रहा था, और आपने लगभग इसका आंसर भी है जो बिल्कुल सही है जो यहाँ पर बता रखा है। ध्यान रखना कि आपके जो ये 42nd अमेंडमेंट है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इमरजेंसी के दौरान लाया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार उस समय अस्तित्व में थी, और सबसे ज्यादा अमेंडमेंट लाने वाला काम इसने है जो किया था। ठीक है, तो यहां पर एक तो 4A और एक 14A, 4A और 14A, देखो दोनों के पीछे चार वर्ड आ रहा है, 4A 14। ये कब लाया गया था, 42nd अमेंडमेंट के जरिए इसको लाया गया था। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को डिलीट कब किया गया था, तो इन दोनों को डिलीट किया गया था संविधान बनने के 7वें साल में 7वें संशोधन के माध्यम से पार्ट नंबर 7 को डिलीट किया गया, और पार्ट नंबर 9 को भी डिलीट किया गया। तो जो हमारा 7th अमेंडमेंट था, इन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों को डिलीट है जो किया था। फिर ये आपके सीक्वेंस में आ जाएंगे 73rd अमेंडमेंट, ओके, 74th अमेंडमेंट, फिर यहां पर 97th अमेंडमेंट, बराबर। इस पॉइंट को आपको यहां से कनेक्ट है जो करना है। तो हमारे संविधान के अंदर अगर मैं आर्टिकल को साइड में रखूं और मैं सिंपली बात करूं कि कौन सा भाग, कौन सा पार्ट कब आया था, कब गया था, तो ये वाली बात आपको याद रह जाएगी। क्लियर है, ये वाली बात आपको याद है। 1997 बिल्कुल 2011 के अंदर है जो आ रखा है। देखो अभी हम लोग है ना आर्टिकल के अमेंडमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे, हमें बाहर से अंदर एंटर करना है। तो पहले हम पार्ट नंबर को ऑब्जर्व करेंगे, पहले हम चैप्टर को ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद आगे की चीजों को डील है जो करेंगे। अच्छा, अब मैं एक पोल कंडक्ट कर रहा हूं, मुझे सिंपली ये बता दो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मुझे सिंपली आप ये बता दो, पार्ट 9B, पुष्पेंद्र जी, किसने, कृतिका जी, कान खींच लो, है ना, एकदम अटेंटिव रहना है। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ था 2011 के अंदर, और उसके बाद में राजेंद्र वर्सेस एक केस आया था जहां पर हमने क्या किया, उसको पार्शियली का मतलब होता है आंशिक। देखो इन दोनों शब्दों में बड़े क्लियर रहना, एक वर्ड होता है आपके क्या, पार्शियल, ठीक है, एक होता है पार्शियल, जैसे पार्ट में आधा अधूरा, तो पार्ट से बनता है पार्शियल, और एक बनता है होली। होली को आप कह सकते हो फुल्ली, होली को आप क्या कह सकते हो, फुल्ली है जो कह सकते हो, यानी कि फुल्ली एक तरीके से क्या बन जाएगा, वो
कॉन्स्टिट्यूशनल था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, टेक केयर ऑफ इट, राइट। तो ये आपका इसने पार्शियली आपके पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इंग्लिश में आज करवाया था, बहुत बढ़िया कुशाग्र जी, अच्छी बात है, दोनों चीजों का फायदा उठाओ। अच्छा चलो, अब मैं मेन बात कहने चाह रहा हूं, मैं भूल जाऊंगा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई किस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट को कब माइनस हुआ कब प्लस हुआ उसको ऑब्जर्व किया, ये बात आपको समझ में आया? मैं पोल कर रहा हूं, मुझे यस या नो में बता दो, ये जो हमने माइनस प्लस किया ये आपको समझ में आ गया? आई होप आंसर यस आएगा। थैंक यू सो मच। प्रोबेबली 95% कैंडिडेट का आंसर है जो यस आ रखा है, वेरी गुड। तो अब आपका होमवर्क सुन लो आप। अब आपका होमवर्क क्या है? देखो भाई, आपको सारे मेजर लॉ पढ़ाने तो मेरे को ही है और आपको झेलना भी मेरे को ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरी चॉइस में दूंगा नहीं हाल फिलहाल के लिए। तो इसलिए मेरे पास एक आइडिया है और वो आइडिया अगर आप फॉलो करोगे तो हमारे मन को खुशी होगी कि जिस तरीके से आपने कॉन्स्टिट्यूशन के इस कॉन्सेप्ट को समझा कि भाई 22 कब आएगा, है ना, कौन कौन से डिलीट हुए, कौन कौन से नए जुड़े और फाइनली किस तरीके से टोटल संख्या 25 हुई। तो ये काम तो हमने क्लास में कर दिया हमारा वर्क। अब आप लोग क्या करोगे, सिमिलरली इसी तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पोस्टमार्टम करोगे, उसके पार्ट वाइज का, दूसरा आपकी सिविल प्रोसीजर कोड का, तीसरा आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये तीन काम आपके होमवर्क है, ये तीन काम आपके क्या है, होमवर्क है। जहां पर किसी तरीके का कोई अमेंडमेंट नहीं है वहां पर लिख देना कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। तो कहां पे जोड़ा गया, कहां पे किस तरह ऑब्जर्व किया गया वगैरह वगैरह। मैं आपको एक हिंट जरूर दे देता हूं, आप में से जिन लोगों के पास में अमेंडमेंट वाला चार्ट्स है, अमेंडमेंट लिंकिंग चार्ट्स, मुझे नहीं पता कितने लोगों के पास में है कितने लोगों के पास में नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है। ये आपके पांचों मेजर लॉ का क्या है, एक तरीके से अमेंडमेंट का सारा मामला एक जगह पे आ रखा है। तो आपको कल की क्लास में आने से पहले, हाँ शिवानी जी, AIB की बुकलेट के अंदर भी आ रखा है, तो आप क्या करोगे, कल की क्लास में आने से पहले अमेंडमेंट वाला पोर्शन क्लियर करके आओगे। मुझे सिर्फ आपके पार्ट वाइज चाहिए, सेक्शन नहीं चाहिए, आर्टिकल नहीं चाहिए, आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने ये पिक्चर क्लियर की ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कब आया कौन गया, वैसे के वैसे आप लोगों को ये तीन काम करके आने, CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। ये आपको डील है जो करना है। अब चाहे वो आपके नया कोई ऑर्डर हो, जैसे CPC में क्या होता है, CPC में भाई आपके CPC के अंदर भी पार्ट आते हैं और साथ ही साथ में वहां पर CPC का शेड्यूल 1 आता है जिसमें 51 ऑर्डर्स हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑर्डर है जो नया इंसर्ट किया गया था वगैरह वगैरह, वो पॉइंट आपको डील है जो करना है। चार्ट्स की एक ही जगह है तनुप्रिया जी, लिंकिंग लॉ का कोई भी कंटेंट आपको linkinglaws.com वेबसाइट से डील करना पड़ता है, वहां पे लिंकिंग पब्लिकेशन का ऑप्शन है। अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, लिंकिंग ऐप डाउनलोड कर लो और उसके अंदर भी वो सारा का सारा कंटेंट आपको वहां भी मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखो कुछ सवाल जो मुझे अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं। सर एग्जाम की डेट क्या होगी, सर कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन चलेगा, सर CPC कब पढ़ना स्टार्ट करोगे। अरे अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, सारी बातें आ जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, सारी बात आ जाएगी। पहले जो मैं होमवर्क देता जा रहा हूं उसको डील करो, और ये जो होमवर्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया ये कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। मेरा तरीका ये है, सुन लीजिए, मेरा तरीका ये है कि हम 75% एक्सक्लूसिव चलेंगे लेकिन 25% कॉमन चलेंगे। यस, आप इसको नोट करना चाहें तो भले कर सकते हैं, 75% एक्सक्लूसिव और 25% कॉमन। 25% कॉमन का मतलब ये होगा कि जो भी टॉपिक मुझे ऐसा दिखा जिसका कनेक्शन सिविल प्रोसीजर कोड, आपकी CRPC, आपके इंडियन एविडेंस एक्ट से है, तो भले ही वो क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की चल क्यों ना रही हो, मैं आपको उसके बारे में जिक्र करवाऊंगा, ठीक है। और आपको मुझे इस बात की इजाजत देनी पड़ेगी कि ठीक है सर कोई बात नहीं कर लेना, ओके। तो 75% मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन 25% दूसरे टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन जरूर करेंगे, ताकि कहीं न कहीं आपका माइंड उसको क्या कर सके, कैप्चर कर सके। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको यहां पर, जैसे सपोज करो कि आप
अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 16 पढ़ रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं और ये एग्जांपल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, आपके पढ़ने के तरीके के अंदर मुझे ये तरीका दिखाई देना चाहिए। ओके, जैसे हम लोग आर्टिकल 16 पढ़ रहे हैं, आपको पता है आर्टिकल 16 का बेसिक कीवर्ड क्या है कि भाई जितने भी भारत के सिटीजन वगैरह हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है? ये इसका इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल 16, जो कि संविधान के पार्ट 3 का हिस्सा है। संविधान के पार्ट 3 का एक पार्ट हिस्सा है। अब आपको पता है यहां पर कहां पे क्या क्या कनेक्शन हो रहा है। अब आर्टिकल 16 को क्या मैं पार्ट नंबर 16 से कनेक्ट कर सकता हूं? क्या आर्टिकल 16 का लिंकिंग मैं पार्ट नंबर 16 से कर सकता हूं? एनीवन? यस, क्यों कर सकता हूं? क्योंकि देखो, आप जब आर्टिकल 16 पढ़ते हो तो वहां पर आपको देखना स्पेसिफिकली जो रिजर्व्ड क्लासेस हैं, एससी है, एसटी है, बैकवर्ड क्लासेस वगैरह है, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन वगैरह है, तो उसके बारे में आपको जिक्र देखने को मिलता है। ये है एम्प्लॉयमेंट संबंधी रिजर्वेशन। और पार्ट नंबर 16 देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा लेजिस्लेटिव रिजर्वेशन। ठीक है, एक होता है रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, एक होता है रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका। राज्य के लेवल पर विधायिका बोलते हैं विधानसभा को, और सेंट्रल के लेवल पर, यूनियन के लेवल पर, संघ के स्तर पर विधायिका बोलते हैं संसद को। ठीक है, तो जब आप पार्ट 16 ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर आपके सामने लेजिस्लेटिव रिजर्वेशन का झलक देखने को मिलेगा। कैसे? क्या वहां पर नहीं लिखा हुआ है कि कितनी सीटें इस तरीके से नॉमिनेट करनी है वगैरह वगैरह? ये पॉइंट आएगा। अच्छा, और इसी पॉइंट को अगर मैं पार्ट 9A और पार्ट 9B के पास ले जाऊं तो वहां पे भी कनेक्शन जुड़ेगा। हालांकि हम पार्ट 9A और 9B को कोई ज्यादा गहराई से, 9A 9B नहीं, सॉरी क्षमा चाहता हूं, 9A और 9, पार्ट 9 और 9A इनके साथ भी कनेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पंचायत के अंदर भी तो रिजर्वेशन होता है ना, म्युनिसिपैलिटी के अंदर भी तो रिजर्वेशन होता है ना। तो ये तो क्या हुआ, ये तो बेरेट के विद इन हमारा क्या हो गया, लिंकिंग है जो हो गया। ओके, ये तो हमने बेरेट के अंदर ही, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बेरेट के अंदर ही अलग अलग पॉइंट को कनेक्ट है जो कर दिया। ठीक, चलो भाई, आपका एक और होमवर्क नोट कर लो। आप क्या करोगे, रिजर्वेशन के कुछ पॉइंट रिकॉल करने की कोशिश करोगे। रिजर्वेशन के कुछ पॉइंट जो है रिकॉल करने की कोशिश करोगे संविधान के अंदर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आराम से एकदम साधु बाबा की पोजीशन में बैठना है, बेरेट सामने रखना है, मोबाइल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का बेरेट ओपन करना है, पीडीएफ ओपन करनी है और वहां पे सिंपली टाइप करना है रिजर्व, RESERVE, रिजर्व, इतना टाइप कर लेना। और संविधान में जहां जहां रिजर्वेशन कोई पॉइंट आपको दिखे एक बार हल्का फुल्का ऑब्जर्व करना। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको मेन फोकस किस पे करना है। आपको मेन फोकस फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस, अमेंडमेंट प्रोविजंस और कमेंसमेंट, मेन फोकस आपको इन पे करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हम उन पॉइंट्स को साथ साथ में ऑब्जर्व कर सकते हैं जो रिजर्वेशन से कनेक्ट हो? तो रिजर्वेशन को आपको रिकॉल करना है और रिकॉल करने के लिए आप दो चीजें इस्तेमाल करोगे, एक तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेरेक्ट, और एक अगर आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं रिजर्वेशन के संबंध में जो भी लैंडमार्क जजमेंट आ रखे हैं उनके संबंध में। देखो, लैंडमार्क जजमेंट लास्ट में एक साथ तो याद होने वाले हैं नहीं, और आप भी जानते हो कि रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जिसके बारे में कुछ न कुछ तो हमसे पूछ ही लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो क्या हम एक चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं? देखो, आप कम करोगे ज्यादा करोगे कोई टेंशन नहीं है, जहां पे संभव होगा मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एफर्ट करना। आप लोगों ने पता है क्लास क्यों ज्वाइन की है? आपने क्लास इसलिए ज्वाइन की है कि कहीं कहीं जो है, कहीं कहीं आपका जो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, आपका जो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, आप उसको क्या करें, डील है जो कर सके। वो हमारे लिए क्या होता है, एक जरूरी सेगमेंट है जो होता है। ठीक है, तो रेगुलरिटी के बिना कितना भी एफर्ट कर लो, स्ट्रेटजी के बिना कितना भी एफर्ट कर लो, वो आपके लिए पॉइंट आउट है जो नहीं हो सकता, बराबर। और उसी पे हमें क्या करना है, पूरा का पूरा फोकस है जो बना के रखना है। तो क्लास के अंदर मैं आपको जो भी बातें कहता हूं चीज पर आप तरीके से तो अपना असेंशियल पार्ट बनाओ और उसको कम करके लाओ। प्रॉमिस, गिव मी क्विक थम्स अप
फटाफट यहाँ पर मुझे आप एक क्विक थम्स अप दे दीजिए ताकि मैं इस बात को ऑब्जर्व कर सकूं कि आप इस काम को अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर मेरे साथ जो है क्या करेंगे, धोखाधड़ी है जो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे साथ धोखाधड़ी करोगे, नहीं करोगे ना, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है, कल रिजर्वेशन पे थोड़ी सी स्टडी करनी है, यानी कि रिजर्वेशन के लीगल प्रोविजन आप ऑब्जर्व करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां पर आप देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट जो उससे कनेक्ट हो सकते हैं, उसको आप क्या करोगे, ऑब्जर्व है जो करने वाले हो। अच्छा, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, ये तो मैंने आपको वो बताया है जो कि आपके बेरेट के अंदर की लिंकिंग है। कुछ लिंकिंग हम क्या करेंगे, इंटर बेरेट है जो करने वाले। मैंने आपको कहा ना कि 75% पोर्शन तो विद इन रहेगा, 25% पोर्शन हम इधर उधर घूमने भी जाएंगे। घूमना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, हाँ या ना बताओ भाई, मेरे को पोल में बताओ, घूमना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आज मैं ऊपर आसमान नीचे वगैरह वगैरह, तो वो भी हमें क्या करना है, डील है जो करना है। हाँ जी, चलो भाई, अब मैं आपको, ये तो मैंने बात बताई, ये तो है आपकी विद इन बेरेट, इसको अपन बोलते हैं इंट्रा बेरेट लिंकिंग। इंट्रा आपके क्या हो जाएगा, बेरेट लिंकिंग। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि किस तरीके से हम लोग इंटर बेरेट लिंकिंग के पॉइंट को भी डील करेंगे। देखो, हमारे मानव मस्तिष्क की एक प्रॉब्लम है, पता है क्या है उसकी प्रॉब्लम? ये है कि जब उसको बोलो ना कि भाई देख तेरे को सिस्टमेटिक काम करना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आर्टिकल याद करना है, तो वो बेचारा याद नहीं कर पाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सिस्टमेटिकली उसको बोले से लेकर 395 तक आर्टिकल याद करना है, ये जिंदगी निकल जाएगी, याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा चीजों को, सिमिलर कॉन्सेप्ट वाली चीजों को, सिमिलर वर्ड वाली चीजों को अगर एक साथ ऑब्जर्व करते हुए चले तो हमारा काम हो सकता है। कैसे, उसका भी एग्जांपल सुनो। सपोज करो कि आप पढ़ रहे हो आर्टिकल नंबर 19, ठीक है? आर्टिकल नंबर 19 किसके बारे में बात करता है कि भाई आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कहीं पर पीसफुली असेंबल हो सकते हो, वगैरह वगैरह। अब आर्टिकल 19 को जब हमने पढ़ा तो आर्टिकल 19 के अंदर हमारे पास है, मोटा मोटी मैं इसको एक वर्ड से लिख रहा हूं, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है जो आ गई। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलावा और भी कई सारे पॉइंट है, बट एक पॉइंट अभी कनेक्ट कर लेते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला। तो अगर आर्टिकल 19 को पढ़ते समय मैं आपके पास में, ये कौन सा है, ये संविधान का है पार्ट नंबर 3, अगर इसी समय मैं आपके सामने पार्ट नंबर 18 लेकर आ जाऊं तो, पार्ट नंबर 18 इसी समय लेके आ जाऊं तो, जैसे आपको पता है संविधान का आर्टिकल 358 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 358 कहता है कि जब इमरजेंसी लगेगी ना तो आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। और ये फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने के सवाल हमसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, आर्टिकल 19 इस तरीके से लिंक हो गया। आप में से हो सकता है किसी कैंडिडेट ने कभी किया हो, किसी कैंडिडेट ने नहीं किया हो, लेकिन कनेक्ट तो हो रहा है ना। तो इससे एक तीर से दो निशाने लग गए कि आर्टिकल 19 क्या है, ये हमने पढ़ लिया, ऑब्जर्व कर लिया, और उसी समय उसको हमने 358 के साथ में लिंक कर लिया, दोनों काम एक साथ हो गए। अगर हमको एग्जाम में पूछ ले, बताओ भाई सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 कहां दे रखा है, तो आंसर निकल जाएगा। क्योंकि देखो आर्टिकल 19 तो हमको याद होगा ही होगा। तो आज के बाद जब कभी भी आर्टिकल 19 आ जाए तो आपके दिमाग को एक छोटा सा काम ही तो करना है। आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दो कि सुन मेरे दिमाग, जब भी आर्टिकल 19 भविष्य में मैं पढ़ूं तो उस समय मैं 358 के बारे में सोचूं, है ना? उससे आपका काम क्या हो जाएगा, आसान है जो हो जाएगा। जैसे कई बार होता नहीं है, आप किसी और की शादी में जाते हो, देखते हो स्टेज पर दूल्हा बैठा है, दुल्हन बैठा है, आपके मन में करता है मैं भी एक दिन ऐसे बैठूंगा। तो आपके दिमाग को किसी ने कहा था, किसी ने नहीं कहा, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा चीज सोच रहा है। तो वो काम हम पढ़ाई में भी तो कर सकते हैं, है जी? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? पढ़ाई के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल 19, अब सुनो, ये तो हुई बेरेट के अंदर लिंकिंग। अब इंटर बेरेट लिंकिंग कैसे हो सकती है, उसका एग्जांपल सुनो। फिर से वही आर्टिकल 19। अब देखो आर्टिकल 19 से एक तो मैं आपको क्या किया, डोमेस्टिक जर्नी करवा के आया, अब मैं आपको इंटरनेशनल जर्नी करवा रहा हूं। इंटरनेशनल जर्नी का मतलब बेरेट से बाहर जाने वाला मामला। हाँ शाबाश, जज को देख के सोचते हैं कि कोर्ट में हम भी एक दिन बैठेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर शाबाश नहीं, आपको ये एग्जांपल देना चाहिए, शादी के एग्जांपल मत दिया करो। अरे वो कॉमन एग्जांपल है भाई, तुम में से आधे लोग कोर्ट तो जाते हो नहीं,
तो अगर मैं वो एग्जांपल दूंगा जिससे तुम रिलेट नहीं कर पाओ तो मामला गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, अब देखो जैसे आर्टिकल 19 है, आपको पता है आर्टिकल 19 से कितने सारे पॉइंट कनेक्ट हो। मैं तो सिर्फ छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में आपको अलग अलग अधिकार दे रखे हैं। सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज डी, सी, डी, ई, एफ हट चुका है और जी आता है। याद रखना एफ वाला जो पॉइंट है, एफ इज फिनिश्ड। क्या बोलेंगे अपन? एफ इज फिनिश्ड। एफ फिनिश हो चुका है, एफ यहां पर नहीं है अभी, एफ जिंदा नहीं है, एफ मर चुका है। ठीक है, तो आपके जो क्लॉज है वो, सर क्या ये क्लॉज नंबर याद होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, तो यहां पर ए, बी, सी, डी, ई और जी। अब देखो ये बी आपको दिख रहा है, इस बी से आपको एक वर्ड ध्यान रखना है जिसको अपन बोलते हैं असेंबल। मैंने जानबूझ के बी को कैपिटल रखा है ताकि आप इस चीज को रिलेट कर पाओ। एक सेकेंड, सर आपने स्पेलिंग खोटी लिख दी। हाँ मुझे पता चल गया, ASSEMBLE, बाकी सारे स्मॉल है, बाकी सारे स्मॉल है, लेकिन एक को मैंने यहाँ पर क्या रखा है, स्पेसिफिकली कैपिटल है जो रखा है। ठीक है, और इस पॉइंट पे अपन क्या करते हैं, सारी बातचीत जो कर लेते हैं। तो असेंबल होने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा है जो होना। ठीक है, आप लोग एक सेकेंड होल्ड कीजिए, आई एम कमिंग बैक। हाँ जी, यस। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, बेसिक बात को करते हैं, डील करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे आर्टिकल 19 के 1 में 6 बातें आ गई, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। एफ हट चुका है, एफ फॉर फिनिश। गलती से भी जी की जगह एफ मत लिखना। ये जो एफ है ना, इसको फिनिश किसने किया था पता है? एफ को फिनिश उसी ने किया था जिसने आर्टिकल 31 को फिनिश किया था। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी था, और वहीं से मामला क्या हो गया था, हट गया था। संविधान के अंदर 44th अमेंडमेंट आया था 1978 के अंदर, और इसने स्पेसिफिक रूप से इस आर्टिकल को खत्म कर दिया और आर्टिकल 300A को जन्म दे दिया था। तो जिसने 31 आर्टिकल को खत्म किया है उसी ने क्लॉज एफ को भी हटाया। खैर चलो, हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल यात्रा की, तो वापस आ जाते हैं। तो इसमें देखो, अब ए फॉर तो क्या है कि ए फॉर आपके पास में अभिव्यक्ति की आजादी है। ए फॉर क्या है आपके पास में? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन। जो अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर वो इस तरह से जिद करके बैठे हो कि सर मैं तो हिंदी नहीं पढ़ूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं तुम्हारा बेड़ा खतरनाक तरीके से जो धक्का दिया जा सकता है। क्योंकि राजस्थान के अंदर जितनी अंग्रेजी अनिवार्य है उतना का उतना हिंदी का भी रोल है जो होता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अभिव्यक्ति अपन कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। आपके सी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला पॉइंट, एसोसिएशन वगैरह पॉइंट। डी में डब्ल्यू लेके भारत में कहीं पर भी घूमते रहो, मूव थ्रू आउट इन इंडिया। ई में कहीं पर भी जाके जो है बस से जाओ, रिजाइड है जो कर लो। और जी के अंदर कोई भी प्रोफेशन है जो चला दो। मैंने सिर्फ कीवर्ड लिखे हैं यहाँ पर आपके सामने। तो अभी आपका बी वाला जो पॉइंट है इस पर अटेंशन दीजिएगा। ये जो पॉइंट है बी वाला, इस पर अटेंशन हो, इस पर नजर लग रहा। वो जादूगर नहीं होता, जादूगर कहता है कि देखो इस पर नजर रखिए, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि जो मैं बात जिस क्लॉज पे आपको फोकस करवा रहा हूं उस पे पूरा अटेंशन रखो। तो ये आपके शब्द है असेंबल वाला। ठीक है, असेंबल यानी कि इकट्ठा होना, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो जब ये असेंबल वाला मामला अनलॉफुली हो जाता है, अनलॉफुल हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में वहां पर अनलॉफुल असेंबली बनती है। अनलॉफुल असेंबली यूं तो आपके आईपीसी में आती है 141 वगैरह के अंदर, लेकिन चूंकि आईपीसी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। सिंपली रेफर कर रहा हूं कि भाई आईपीसी
141 वहां पे आपके सामने इसकी परिभाषा आपको दे रखी है। लेकिन इसी पॉइंट को अगर मैं सीआरपीसी में लेके आ जाऊं तो आपको पता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रिवेंटिंग रोल प्ले करता है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के प्रिवेंटिंग रोल यानी कि चैप्टर नंबर 10 में, चैप्टर नंबर 10 कहां से कहां तक है, 129 से लेकर स्पेसिफिकली 148 तक आता है। तो मजेदार बात सुनो कि सीआरपीसी के चैप्टर 10 के अंदर, इस सेक्शन के अंदर 4 पार्ट है जो आते हैं, 1 2 3 4। इसमें जो पहला वाला आपका चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट वाला, तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो डील करता है डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली। क्या कहा मैंने, डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करना। बड़ी प्यारी हिंदी है ना, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर है जो करना, ये पॉइंट यहां से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, बराबर। तो सॉरी, तो यहां पर जो ये डिस्पर्सल हो रहा है, ये किसका हो रहा है, ये आपके अनलॉफुल असेंबली का हो रहा है। अभी तक रुको, अभी मैंने क्लाइमेक्स नहीं बताया, पूरा सुनना। तुम सोच रहे होगे कि हाँ सही है, तो प्लस क्लास में बताया था, अरे कुछ नई बातें अब बताऊंगा। डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ये आपको यूए दिख रहा है, इट्स नॉट अन अकेडमी, इट्स अनलॉफुल असेंबली। अब समझिएगा, आपको पता है ये जो आपके क्लॉज बी है, इसके बारे में हमारा संविधान रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी देता है, यस और नो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान का कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। संविधान का कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। सारे के सारे राइट जो है ना, वो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन है जो होता है। तो अब आपके संविधान के इस पॉइंट पर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो दे रखे हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं। अब यहीं पर हम गलती करते हैं, जैसे जो गलती आबाजी ने की यहां पर। आबाजी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर सारे अधिकारों की लिस्ट तो एक साथ दे रखी है, लेकिन इन अधिकारों पर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो अलग अलग क्लॉज में दे रखा है। 19(2) में आपको असेंबल होने के संबंध में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा, 19 के क्लॉज 3 में। अच्छा, आ जाओ भाई सब लोग एक बार जरा आर्टिकल 19 के क्लॉज 3 पे देखते जाओ, मजा आएगा लास्ट मोमेंट पे। तो आपके पास संविधान का बेरेक तो होगा ही, मैं उम्मीद करता हूं आपने पड़ोसियों को दे नहीं रखा है, और पड़ोसियों को देना भी नहीं है। अब है ना, पड़ोसी धर्म मत निभाओ। हाँ जी, अब आप इसके 3 के मैं पॉइंट को पढ़ रहा हूं ना, जो लैंग्वेज लिखी हुई लैंग्वेज को एज इट इज पढ़ रहा हूं। नथिंग इन सब क्लॉज बी, ये क्या था, ये है सब क्लॉज बी। देखो ये होता है आर्टिकल, ये होता है क्लॉज, और इसको बोलते हैं सब क्लॉज। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल नंबर, इसको बोलते हैं क्लॉज नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, सब क्लॉज नंबर। ये सिर्फ संविधान में आता है, बाकी तो हम लोग हमारे जो बाकी के जो बेरे है ना, सीआरपीसी वगैरह, वहां पे क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सेक्शन, सब सेक्शन, उसके अंदर क्लॉज, उसके अंदर सब क्लॉज, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये गलती है जो नहीं करना। हाँ, और इसके ऊपर आपके पार्ट आ जाएंगे। अब देखो, नथिंग इन सब क्लॉज बी ऑफ द सेड क्लॉज shall affect the operation of any existing law in so far as it impose or prevent the state from making any law imposing in the interest of। अब यहां से आपका मामला स्टार्ट होगा, इससे पहले कुछ नहीं था। नंबर 1, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। पहला कौन सा वर्ड आ गया यहां पर आपके बीच में, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। और ये वर्ड आपको प्रीएम्बल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से। पब्लिक ऑर्डर, दूसरा कौन सा वर्ड आ गया हमारे बीच में, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर। तीसरा कौन सा वर्ड आ रखा है, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर। बस 2 ही वर्ड है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट कन्फर्ड बाय सो एंड सो। मतलब ये 2 आपके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, एक तो इसके संबंध में, और दूसरा क्या है, लोक व्यवस्था। पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है, लोक व्यवस्था। देखो भाई, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कृतिका जी बताओ। वो होती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। किसकी होती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, बराबर। तो यानी कि जब आप पब्लिक ऑर्डर के संबंध में किसी तरीके का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाओगे,
तो उसका संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली कार्यपालिक मजिस्ट्रेट यानी कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह दो या कलेक्टर कह दो, उनका तो होगा ही होगा। और जो आपके सीआरपीसी का चैप्टर है, तो चैप्टर ये जो पावर किसको देता है 129 से 140, ये पावर भी वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ही देता है। यानी कि इनडायरेक्टली आपका आर्टिकल 19(1)(b किस तरीके से घूम फिर के किससे कनेक्ट हो गया, सीआरपीसी चैप्टर 10 के पहले चैप्टर से, सीआरपीसी चैप्टर 10 के पहले सब चैप्टर से वो क्या हो गया, कनेक्ट है जो हो गया। दिस इज कॉल्ड द इंटरनेशनल लिंकिंग। इंटरनेशनल लिंकिंग मतलब इंटर बेरेक्ट लिंकिंग। देखो भाई, मैं जब इंटरनेशनल बोलूं तो आप समझ जाना कि आई एम टॉकिंग अबाउट इंटर बेरेक्ट। अब सोचो, अब पता है आपके दिमाग में है ना एक इमेज बनी है अभी, ये ऐसे पॉइंट है जो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पॉइंट एग्जाम के अंदर आया ना, तो आपका दिमाग अपने आप बोलेगा अच्छा हाँ वो हमने क्लास के अंदर पढ़ा था। ये बात समझ में आई आप लोगों को? इज दैट पॉइंट क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डील करना है। बस आप लोग है ना होमवर्क करते आना, बाकी मुझ पे छोड़ो आप, ठीक है। होमवर्क करते आओ, हम सब चीजों को डील करेंगे, छोड़ेंगे एक ही नहीं। आज देखो मजाक मजाक में हमने आर्टिकल 19(1) के 6 पॉइंट लिख दिए। अब मजा तब आए जब क्लास खत्म होने के बाद आप इन 6 पॉइंट्स को थोड़ा डेप्थनेस के साथ में ऑब्जर्व करो। देखो आप सब लोग जानते हो कि हमने एक क्लास खल्लास के तहत रिवीजन 3 घंटे में भी किया है ना। रैपिड रिवीजन क्या कर सकते हैं 10-15 दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यार इस तरीके से इस बार पढ़ाई करें कि थोड़ा समय अच्छा लगता, थोड़ा हम सीआरपीसी पढ़ते समय सीपीसी में भले ही चले जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही चले जाए, लेकिन चीजों को ऑब्जर्व करें। ओके जी, मजा आएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप में से कितने कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइम पहली बार मेरे से इस अनअकैडमी ऐप पर या इससे पहले उत्तर क्लास में भी नहीं पढ़े थे, पहली बार मुझसे कौन कौन कैंडिडेट पढ़ रहे हैं? मुझे सिर्फ नाम के साथ थोड़ा यस करके बता दो। ओके, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर साक्षी जी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अनुश्री जी, दीप्ति जी, कुलविंदर जी, मनीषा जी और दितेश जी हैं, सुनीता जी, पूजा जी है, प्रियंका जी है, तानवी जी है, सपूना जी है, सोनिया जी है, गगनदीप जी है, पूनम जी और शेफाली जी है, अमन जी है, राधे जी, निदा जी, सिमरन जी। निदा जी आप तो वही हो जो सुबह वाली क्लास में दिखते हो या अलग निदा जी हो? ओके, श्रुति जी, हिमांशु जी, पुष्पेंद्र जी, तिलोक जी। यार तुम लोग मेरे को सारे नाम की मतलब माला जपा रहे हो क्या? ओके, रत्ना जी, आरजू जी, पूजा जी, अरविंद जी। अरे भाई पूजा जी, मैं उन कैंडिडेट का पूछ रहा हूं जिन्होंने मेरे से आज तक कहीं पर कुछ भी नहीं पढ़ा। चलिए, ओके। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं और वो बात ये है कि हो सकता है जो भी कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, मैं हो सकता है सभी के नाम नहीं ले पाया हूं। अच्छा, पोल कर दूं? हाँ, ये ठीक है। तो आप में से पहली बार मुझसे पढ़ने वाले कैंडिडेट यस पे क्लिक करो। फर्स्ट टाइम, इससे पहले आपने मुझे कभी नहीं झेला है, सहन नहीं किया है। ओके, अप्रोक्सिमेटली 2/3 कैंडिडेट्स आर देयर, लगभग 2/3 कैंडिडेट, 60% कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जो पहली बार हिम्मत करके मेरे को सहन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपकी करेज की, आपकी डेयरिंग की तारीफ करता हूं। लेकिन साथ ही साथ में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि आप पहली बार लिंकिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो सकता है कि आप पहली बार क्या कर रहे हो, लिंकिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हल्का सा अटपटा लगेगा। भाई देखो, नई नई दुल्हन होती है, ससुराल जाती है, तो पहले पहले दिन तो देखो ससुराल के सारे घर परिवार सदस्य अटपटे लगते हैं कि नहीं लगते? अरे मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू आर लाइक अ दुल्हन, नो नो नो, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई नई जगह पर जाते हैं, नई मेथड को ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन मैं विश्वास भी दिलाता हूं कि कुछ समय बाद आपको जब इसकी आदत पड़ जाएगी ना, तब यकीन मानिए ये आपके लिए फ्रेंडली हो जाएगा और ये आपकी ताकत है जो बनेगा। जैसे आज देखो, आज हमने आर्टिकल 19 से 358 के बारे में ऑब्जर्व कर लिया। आज हमने आर्टिकल 19 से हम सीआरपीसी के एक टॉपिक को जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ गया, जब पढ़ेंगे तो वो जो और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलिए, सूर्या सर की क्लास आपके 12:15 पे चल रही है, 12:15 पे चल रही है। अभी मेरी और सूर्या सर की क्लास स्टार्ट हुई है। हम लोग एक साथ आपके ऊपर डोज नहीं डालना चाहते। अचानक 5-5 घंटे की क्लास स्टार्ट होगी ना, तो आप लोग है ना एकदम यूं घूम जाओगे हैं। फिर वो कौन सा लक्ष्य मूवी का गाना गाते रह जाओगे, इधर चला मैं उधर चला। मैं नहीं चाहता आपके हालात ऐसे हो, इसलिए
धीरे धीरे मैं क्लास को बढ़ाने वाला हूं। शुरुआत में हमने 2 क्लास स्टार्ट की है, 2 दिन बाद आपकी तीसरी क्लास स्टार्ट होगी, 4 दिन बाद आपकी चौथी क्लास स्टार्ट होगी, 7 दिन बाद आपकी 5वीं क्लास स्टार्ट होगी और आफ्टर 1 वीक आपके 5 क्लासेस चलने वाली है। संपत जी आप धैर्य रखो सर, सारी चीजें हो जाएगी। और संपत जी कल मुझे इसका होमवर्क आप कंप्लीट करके लाके दोगे। अरे भाई तुम्हारे माइनर लॉ में 3 टॉपिक है, क्यों घबरा रहे हो यार? इंटरप्रिटेशन आपके जो हमारे अदर फैकल्टी अपूर्व अनुप सर वो भी करवाएंगे और मैं भी आपके बीच में इंटरप्रिटेशन और ड्राफ्टिंग के पॉइंट को लेकर आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं ऐसी बीच में। इंटरप्रिटेशन और ड्राफ्टिंग वाला पॉइंट नंबर नहीं कटने देंगे, चिंता मत करो आप। और तब तक आप क्या करो, मेरी एक यूट्यूब पर एक क्लास पढ़िए, एक क्लास इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू खल्लास। तो हो सके ना तो समय निकाल के एक बार उस क्लास को जरूर देखना, ठीक है। सर मेरे पेरेंट ने सारी बुक सेल आउट कर दी, कैसे स्टडी करूं, प्लीज हेल्प मी एंड रिप्लाई। प्रतिभा जी उन्होंने गलती से की होगी ना, सारी बुक सेल आउट कर दी, गलती से की थी, वापस बेरेक लेकर आ जाओ, और तो क्या है ना। मेहनत करे मानवी और मेहनत पावे मान, बिन मेहनत ना रीजिए गुरु धनी भगवान। एफर्ट तो करना पड़ेगा, वापस लेके आ जाओ, ठीक है। सर आपकी क्लास के नोट से अलग क्या पढ़ा है? पूजा जी आप मेरी क्लास को पढ़ लो और क्लास का होमवर्क करके आ जाओ, बस इतना ही काफी है, ठीक है। 2 महीनों के अंदर आपकी सारी बातें हम क्या करेंगे, डीरेजो कर देंगे। ओके निदा जी, अभी लैंडमार्क जजमेंट की बात, आपको लैंडमार्क जजमेंट आप यूट्यूब रिसर्च कर लो, सिंपली खूब सारे मिल जाएंगे आपको। रिजर्वेशन तो ऐसा टॉपिक है जिसमें भर भर के आपके लेक्चर पड़े होंगे यूट्यूब वगैरह में। दीक्षा जी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको ही कह रहा हूं, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। 2-4 दिन क्लास के बाद में। अच्छा आप में से कितने लोगों को आज की क्लास समझ में आई, हाँ या ना बताओ मुझे। आप में से कितने कैंडिडेट्स को आज का जो क्लास था वो समझ में आया, बताइए। ओके तो लगभग यहाँ पे 83% कैंडिडेट्स को क्लास समझ में आई, 17% को थोड़ा दिक्कत रहा होगा। तो एक बार आप लोग क्लास को वापस देखिएगा, निश्चित रहिए आ जाएगा। मनीष जी हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है। अच्छा आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इस क्लास में ओपन कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं क्या जिन्होंने पहली बार बेरेक्ट भी आज अब क्लास के अंदर ओपन किया, इससे पहले उन्होंने कभी बेरेक्ट ओपन नहीं किया, एलएलबी निकल गई 1 वीक सीरीज के भरोसे। ऐसे भी कुछ कैंडिडेट हैं यहां पर, देख लो बिल्कुल 20% आपके कैंडिडेट ऐसे भी हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जेलो एग्जाम जो है ना हमारे क्लोज रिलेटिव कंडक्ट नहीं करा रहे हैं, आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। जो अभी तक आलस किया है ना, अभी तक पढ़ाई के अंदर जो रुझान नहीं बनाया है ना, इसलिए आपको भी यहाँ पे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी की दुनिया 11 बजे सोएगी, आपको 1 बजे सोना पड़ेगा। बाकी की दुनिया 6 बजे उठेगी, आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वरना मामला मुश्किल रहेगा। मेरे को बनावटी बात नहीं आएगी, मैं कड़क बात कहूंगा, कड़वी बातें सुननी भी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट है जो करना पड़ेगा। देखो मारवी जी आपको आप कह रहे हैं समझ में तो आया सर, लेकिन थोड़ा सा लिंक करना डिफिकल्ट। लिंक करना इसलिए डिफिकल्ट है मारवी जी कि अभी तक हमने रेंज को ऑब्जर्व ही नहीं किया। जैसे शुरुआत में आपके पद्मिनी जी आए, उन्होंने सारी रेंज बताई। आप में से कई कैंडिडेट्स होंगे जिनको रेंज के बारे में कुछ भी नहीं पता, ऊपर से गए होंगे उनके मामला, ठीक है। ऐसे केसेस के अंदर आपको जो जो क्लास का चैलेंज दिया जाता है उसी दिन के अंदर उस चैलेंज को पूरा करना है। जैसे आज मैंने जो आपको टास्क दिया है, रात को सोने से पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग जब भी आपको समय मिले उस टास्क को पूरा करो, ठीक है। बिल्कुल करने चाहिए अमीषा जी। देखो जहां पे, और खासकर आप अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, जो मेजर पार्ट है वो तो कर ही लो। प्रीएम्बल, आपकी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वगैरह, सुप्रीम कोर्ट वाला प्रोविजन, आपके हाई कोर्ट वाला प्रोविजन, वो तो हम कर ही सकते हैं, ओके। सर नई लिंकिंग दुल्हन है एक बार ठीक है शशांक जी। कुशाग्र जी मैंने एक बात आपसे कह दी डियर, मैं कह रहा हूं कि मैं सारी क्लासेस आप लोगों की एक साथ स्टार्ट नहीं करवा रहा हूं। अभी हम लोगों ने, मैंने और सूर्य सर की क्लास स्टार्ट हुई है, 1 दिन बाद में 2 दिन बाद में आपकी तीसरी क्लास स्टार्ट होगी, फिर डेली 3 घंटे की क्लास, फिर उसके बाद में 2 दिन बाद में डेली 4 घंटे की क्लास, और फिर 7 दिन बाद में डेली की 5 घंटे की क्लास है जो चलेगी। इस तरीके से आपके सीने जो बनेगा, ओके। बिल्कुल आप में से जो लीव करना चाहता है लीव है जो कर सकता है, थैंक यू। चलो जी मैं भी लीव कर ही रहा हूं और आप लोगों से कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। और धैर्य रखना और सबसे इंपॉर्टेंट विश्वास रखना, हर चीज आपके माइंड के अंदर सेट होगी। हाँ जी जितेश जी कनेक्ट हो जाओ, कुछ ऐसी कोई बात है तो प्लीज मुझे कहिए।
हेलो। हेलो जितेश जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? क्या परफेक्ट है, बताइए डियर। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मैंने एक्चुअली क्या है, मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। मैंने ये जो बैच लिया है, मैंने बैच ही सीपीसी की लिया है स्पेसिफिकली। मेरी जो टेंशन है वो सीपीसी है, क्योंकि मैंने 2019 का भी जेएलओ दिया था और मेरा 2018 पास आउट हुआ, मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी मैंने सारे सब्जेक्ट में सारे सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। मैं जॉब से 1-2 महीने की छुट्टी लेके बैठा हूँ, लीव लेके बैठा हूँ जॉब से। एक बात बताओ, सीपीसी का मैं जवाब देता हूँ। जैसे आज हमने जो पॉइंट किए, इससे पहले आपने कभी इस हाँ। लेसन को कोरिलेट किया था? नहीं सर, नेवर। तो फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। आप अगर दूसरी क्लास भी अटेंड करोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह की, सीआरपीसी की भी, तो भी आपको इसमें परेशानी नहीं आएगा। लेकिन एक आपको साथ साथ काम में और देता हूँ, ये टास्क सिर्फ आपके लिए। सीपीसी में कहाँ पर पार्टी असेंबल होती है, उसके बारे में आप कुछ ऑब्जर्व कर पाएंगे, होमवर्क कर पाएंगे? सीपीसी में कहाँ पर पार्टीज क्या होती है, असेंबल होती है। रिप्रेजेंटेटिव सूट हिंट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो क्लास में जो कुछ हो, आप क्या करना, उनको सीपीसी से कनेक्ट करना, और जब सीपीसी की स्पेसिफिक क्लास स्टार्ट होगी तब आपका पर्पस तो सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। जितेश जी, बस सर मेरा पर्पस यही है, मेरा सीपीसी सॉर्ट हो जाए इस बैच में। और सब्जेक्ट्स तो मैंने पढ़ रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ भी रखे हैं। बस सीपीसी में कोई इशू है मेरा, बस हो वो जाएगा, 7th जो क्वेश्चन साथ में होगा। लेकिन एक साथ तो मैं सारे टॉपिक एक साथ स्टार्ट कर नहीं सकता, ठीक है? हम उसको धीरे धीरे से चलेंगे। अच्छा, और कोई ये एडवाइस कोई पढ़ लूं सीपीसी? जब ऐसे कोई एडवाइस जिससे मैं सीपीसी खुद पढ़ लूं घर पे सेल्फ स्टडी से? पढ़ो ना, जब मैंने आपको हिंट दे दिया ना। क्लास अच्छा के दौरान जब भी कोई ऐसा टॉपिक आता है जो आपकी सीपीसी डायरेक्टली कनेक्ट होता है, तो कनेक्ट कीजिए। जैसे संविधान के अंदर आप कह रहे हो आपने अपील पढ़ रखी है, तो जरा सीपीसी की अपील प्रोविजन पढ़ के बताओ। ऑर्डर 41 से 45, सेक्शन 96, 112। ओके। गॉट इट? जो आपने कर रखा है उसको अपनी ताकत बनाओ, उस टॉपिक को कवर करने के लिए जो आपने अभी तक नहीं किया। जैसे आप कह रहे हो आपने सीआरपीसी कर रखा है, सीआरपीसी में रिवीजन आता है, रेफरेंस आता है, क्या वो टॉपिक आपके सीपीसी में नहीं आएंगे? आपके सीआरपीसी में ज्यूरिसडिक्शन आता है, क्या सीपीसी में ज्यूरिसडिक्शन नहीं है? सीआरपीसी आएगा, में आपके कॉग्निजेंस आता है, तो क्या सीपीसी में इंस्टीट्यूशन नहीं? कैन होगा। वी डू इट? यस यस। सीआरपीसी में सेक्शन 406 से 412 आता है, ट्रांसफर ऑफ केसेस। क्या सीपीसी में ट्रांसफर ऑफ केसेस नहीं है, सेक्शन 22 से 25? तो आप क्या करो, ठीक है। अभी के लिए जब तक आपकी सीपीसी क्लास नहीं आती तब तक आप उन कॉमन प्रोविजन को जो आप ऑलरेडी कर चुके हो सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के अंदर, देखो कि सीपीसी में सिमिलर प्रोविजन है क्या, और उसको कर लो। कैन वी डू इट? यस यस यस। ओके डियर, थैंक यू। ठीक है सर। बाकी आप सभी से मैं कनेक्ट होता हूं कल की क्लास के अंदर। आज आप लोगों से भी इजाजत दूंगा। थैंक यू सो मच।